नमस्कार दोस्तों। गांधी जयंती के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बापू हमारे, इनके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको दूंगा। वैसे तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता है, बट कहीं ना कहीं बायोग्राफी महात्मा गांधी जी की मैंने कवर नहीं की थी। और ये इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल था, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वहाँ पे गांधी जी का जो कंप्लीट रोल है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल एरेना में कैसे गांधी जी को सराहा गया है इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हिस्ट्री में ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं जिन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल्स से अपनी आइडियोलॉजी को मोल्ड किया है और अपने अपने देशों में मेजर मूवमेंट्स को लीड किया है। गांधी जी ने अपनी शुरुआत कैसे करी, कैसे वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट बने, क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए, इसका एक बेसिक लेआउट देखेंगे। क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए तो भैया आप समझ लीजिए पूरी जिंदगी काम है जो महात्मा गांधी जी ने किया है। यहाँ देखिए कितना अच्छा कोड दे रखा है, एन आई फॉर एन आई एंड सब मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी कि अगर आप बदला लेने के पीछे भागेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां पे प्यार है वहां पे लाइफ है। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, यानी कि आप प्यार से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। यानी आप खुशी तब पा पाओगे जब जब आप जो सोचते हो, आप जो कहते हो और आप जो करते हो वो हार्मोनी में। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एटीट्यूड ऑफ द स्ट्रॉन्ग। यानी आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ गलत किया है, उसके अगेंस्ट आप रिटेलिएशन ना करके अगर आप उसको माफ कर दोगे तो इससे आपकी स्ट्रेंथ दिखती है, आपकी कमजोरी नहीं। द फ्यूचर्स डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, हेट द सिन बट लव द सिनर। जिसने पाप किया है उसको हेट ना करके उस पाप को हेट करो और उस पाप करने वाले को माफ करके उसको सुधारने की कोशिश करो। और हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बिना। मोहनदास करमचंद गांधी के ये गोल्डन वर्ड्स हैं जो आज की डेट में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। गांधी जी की बात की, बापू जी की बात की जाए तो इनको महात्मा गांधी कहा जाता है। इनका जो एक्चुअल नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर नाम की जगह है। इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 दिल्ली में। बहुत ही दुखद दिन था, क्योंकि जिस तरीके से बापू की मृत्यु हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए बट वो हो जाती हैं। इंडियन लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे, क्या क्या नहीं थे ये। लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सबसे पहली बात फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ दिस कंट्री। इंडिया जैसे विशाल काय देश के फादर हैं ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं फॉर हिज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सत्याग्रह। पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए नॉन वायलेंस के सिद्धांत पर अपनी मांगों को मानना। और कहीं ना कहीं जो नॉन वायलेंस का सिद्धांत था, गांधी जी ने इस बात को प्रूव किया कि कॉलोनियलिज्म जैसी खतरनाक ताकतों को हराना है तो नॉन वायलेंट सिद्धांतों से ही हराया जा सकता है। क्योंकि वायलेंट सिद्धांत भी हुए थे, हमारे यहाँ पे वायलेंट रेवोल्यूशनरीज भी थे, बट कहीं ना कहीं जब वायलेंट रेवोल्यूशनरीज सामने आते हैं तो एक क्रूअल रिप्रेशन सामने आता है, एक क्रूड रिप्रेशन सामने आता है, एक न्यूड कॉलोनियलिज्म की जो पॉलिसी होती है वो हमारे सामने आ जाती है रिप्रेशन की। लेकिन गांधी जी का जो सिद्धांत था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, वो इतना जबरदस्त था, अंग्रेज समझ ही में नहीं आए। गांधी जी पूरी जनता को बुला के उनसे बोलते थे कि बिना वॉयलेंस के इन अंग्रेजों के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करो। जब ऐसा होता था पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करती थी और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी एक्शन नहीं ले पाती थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार कब एक्शन लेगी, जब कोई बहुत वॉयलेंट एक्टिविटी हुई। बट महात्मा गांधी जी ने कभी भी वॉयलेंट एक्टिविटी पे फोकस किया ही नहीं। इसीलिए इनको बोला जाता है महात्मा, ग्रेट सोल। ये जहां पे भी जाते थे बहुत बड़ा क्राउड इनका इंतजार करता रहता था। ना दिन में ठीक तरीके से काम कर पाते थे, न रात में सो पाते थे, इस हद तक इनको लोग मानते थे। इनका जो फेम था वो पूरी दुनिया में फैल गया इनकी लाइफ टाइम के दौरान, और खासकर इनकी मृत्यु के बाद ये फेम ज्यादा ही फैला। आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मैन ऑन दिस अर्थ वॉज महात्मा गांधी जी। एक हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था, कोस्टल गुजरात में। लंदन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और 22 साल की उम्र में इन्होंने बार ज्वाइन कर लिया। बार आप कह सकते हो कि लीगल फ्रेटर्निटी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया जून 1891 में। 2 साल तक इन्होंने इंडिया में अपनी लीगल प्रैक्टिस करने की कोशिश की, इन्हें कुछ खास शुरुआत मिली नहीं, तो साउथ अफ्रीका चले गए 1893 में।
एक इंडियन मर्चेंट के बुलाने पे वहां पे उसके बिहाफ पे एक केस लड़ने के लिए, लॉ सूट लड़ने के लिए, और 21 साल वहां पे रहे। वहां पे गांधी जी ने अपना घर बसाया और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड स्ट्रगल चल रहा था उसमें नॉन वॉयलेंट तरीके से इन्वॉल्व हो गए गांधी जी। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े मूवमेंट को लीड किया है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी का जो रोल रहा है साउथ अफ्रीका में, उस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। वैसे तो टॉप रिजल्ट्स में आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरे नाम के साथ सर्च मारेंगे तो आपको 100% मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बना रखी है। अब देखिए, गांधी जी से रिलेटेड तो करोड़ों वीडियोस में बोलूंगा होंगी यूट्यूब में। तो अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को देखना चाहते हैं तो गांधी जी इन साउथ अफ्रीका मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए। टाइटल है गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लीडर। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि गांधी जी का क्या रोल रहा था साउथ अफ्रीका में। एक एनालिसिस वहां पे कर रखी, चूंकि ये बायोग्राफी है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। 1915 में 45 साल की उम्र पे गांधी जी इंडिया वापस आ गए। उन्होंने पहले तो इंडिया का भ्रमण किया, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, फार्मर्स और अर्बन लेबरर्स के लिए लड़े। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक्स होंगी, जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, फिर भाई रोलट सत्याग्रह। इन सब चीजों में गांधी जी इन्वॉल्व हुए। एक्सेसिव लैंड टैक्स के अगेंस्ट उन्होंने एक जंग छिड़ी, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक जंग छोड़ी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमान संभाली उन्होंने 1921 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत एजिटेशन के साथ मिला दिया। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप। हालांकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इस रेवोल्यूशनरी स्टेप से कम्युनलिज्म की भावना भी हो गई, कुछ जगहों पे दंगे हो गए, बट वो एक अलग चीज थी। गांधी जी ने ऐसे एक्यूमेन को, एक ऐसे पॉलिटिकल एक्यूमेन को सामने लाने की कोशिश की जो उस समय सोचा नहीं गया था। गांधी जी हमेशा से मानते थे कि इंडिया एक मल्टीलेटरल, आप कह सकते हो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। मल्टीलेटरल में थोड़ा गलत बोल गया हूं, वो कंट्रीज के फॉर्म में देखा जाता, तो इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। यहाँ पे हर धर्म के, हर कास्ट के लोगों को बराबर से रहने की अनुमति है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का ये जो एक्सपेरिमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत एजिटेशन के साथ मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस देने की अंग्रेजों को, यह मूवमेंट सफल होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म के चलते ये फेल भी हुआ है। वो एक अलग चीज है, उसका मैंने एनालिसिस किया आपका स्पेक्ट्रम में। पोवर्टी को कम करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया, रिलीजियस और एथनिक एम्यूनिटी, तो जो रिलीजन के नाम पे लोग लड़ते थे, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक मुहिम चलाई। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई। सबसे बड़ी बात, सेल्फ रूल। शुरुआत में जो इंडिया के नेशनलिस्ट रूलर्स थे, इनका एम था कि भैया हमें सेल्फ रूल की आजादी दीजिए, आप यहाँ पे राज करो, नो डाउट, बट हम एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी होंगे, हमारे मोनार्च ब्रिटिश एम्पायर ही होंगे, बट जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो हमारे हाथ में होगा। गांधी जी एक बहुत सिंपल जीवन जीते थे। एक शॉर्ट धोती पहन के रहते थे वो। सर्दियों में एक शॉल होती थी इनके शरीर पे, जो कि यार्ड मतलब वोड विद यान हैंडस्पन, तो हैंडस्पन यान से बनी हुई शॉल पहनते थे वो सर्दियों में। आप देखोगे दोस्तों कि गांधी जी का जो पहनावा था ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया के रूरल पुअर को डिपेक्ट करता था। गांधी जी जानते थे कि अगर मुझे इंडिया का लीडर बनना है, कहीं ना कहीं मुझे इंडिया के मासेस को मोबिलाइज करना है, तो मुझे इंडिया के मासेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर इंडिया के मासेस के साथ कनेक्ट करना है, तो जो इनको उपाधि दी गई थी महात्मा की, उसके लिए इनको महात्मा बनना पड़ेगा, और ये महात्मा थे। बहुत ही मॉडेस्टली एक सेल्फ सफिशिएंट रेजिडेंशियल कम्युनिटी में रहते थे, बहुत सिंपल वेजिटेरियन फूड खाते थे, और बहुत डेंजरस चीजों के अगेंस्ट इन्होंने फास्ट किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब आपका ये कम्युनल अवार्ड आया था, इस कम्युनल अवार्ड से हिंदू सोसाइटी दो भागों में ना टूट जाए, इसीलिए फास्ट अनटू डेथ हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, जिसके अगेंस्ट में पूना पैक्ट साइन हुआ। और जब पूना पैक्ट साइन हुआ, तब महात्मा गांधी जी ने अपना फास्ट अनटू डेथ को तोड़ा। आप देखिए, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से महात्मा गांधी जी ने लीड किया है। तो जो ब्रिटिश इंपोज सॉल्ट टैक्स था, सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो डेली इंडियंस की लाइफ को अफेक्ट करती थी। 400 किलोमीटर की पद यात्रा की, 250 मील चले ये दांडी सॉल्ट मार्च में 1930 में। फिर बाद में क्विट इंडिया का सिद्धांत दिया। आप सोचिए, जब दांडी सॉल्ट मार्च हो रही थी, गांधी जी जगह जगह से गुजर रहे थे, और इनके साथ साथ जो भीड़ थी ना, वो भीड़ बढ़ती जा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया इस दांडी मार्च को कवर कर रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट दिन ब दिन पास होने के साथ नर्वस हो रही थी। इस तरीके की जो पॉलिटिकल सोच है ना, वो गांधी जी ही कर सकते हैं। ठीक है ना?
ब्रिटिशर्स को समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि एक तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन तो हो नहीं रहा है, किसी चीज को रोक तो रहे नहीं है, तोड़फोड़ तो कर नहीं रहे हैं। तो जब सामने वाला पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट लाठीचार्ज नहीं कर सकते। अगर लाठीचार्ज करोगे तो दुनिया भर में आपकी मट्टी पलित हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि जो गांधी जी के तरीके थे प्रोटेस्ट करने के वो बहुत जबरदस्त थे। वो ब्रिटेन को मौका ही नहीं देते थे अपने रिप्रेशन को सामने लाने पे। कई बार इनको जेल में बंद किया गया, साउथ अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, बट जेल जाने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए एक बहुत ही प्यारा सा डिपिक्शन है सॉल्ट मार्च का। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये सॉल्ट मार्च चली थी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। खास बात यह, गांधी जी का जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सपना था वो रिलीजियस प्लूरलिज्म पे बेस्ड था। देखिए गांधी जी का हमेशा ये कहना था कि हिंदू सोसाइटी को आप कास्ट के बेसिस पे मत तोड़ो, और इंडिया हिंदूज, मुस्लिम्स और बाकी सारे धर्मों का देश है, यहाँ पे रिलीजन के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी की आइडियोलॉजी को 1940s में एक न्यू मुस्लिम नेशनलिज्म चैलेंज कर रहा था, जो कि मुस्लिम लीग की वजह से था। मुस्लिम लीग ने आके क्या बोल दिया कि भैया देखिए हम मुस्लिम्स के ठेकेदार हैं, अभी वो हों कि ना हो। कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी की एक्टिविटीज थी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। जब कम्युनलिज्म की भावना बहुत तेजी से आगे पनप रही थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर्स को उसको शुरुआत में अरेस्ट करना चाहिए था, बट उस लेवल पे वो अरेस्ट कर नहीं पाए। और एक समय के बाद ये कम्युनलिज्म की भावना इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई जिसने तोड़ दिया देश को। एक समय के बाद चीजें किसी के भी कंट्रोल में नहीं रही, गांधी जी जैसे लीडर्स के कंट्रोल में भी नहीं रही। आप देखेंगे अगस्त 1947 में जब ब्रिटेन ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दी तो दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। अब आप देखोगे हिंदूज, मुस्लिम, सिख सब बढ़ गया, रिलीजियस वायलेंस निकल गया, पंजाब में, बंगाल में, पूरे देश में वायलेंस हो रहा था। गांधी जी अफेक्टेड एरियाज में गए, वहां अनशन पे बैठ गए और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मार काट करो बंद। और गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो इंडिपेंडेंस की किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन नहीं मना रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि भाई सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात ही नहीं, जब देश का इतना बड़ा तबका काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। गांधी जी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, देश आजाद हो गया है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस देश को आजादी दिलाने के लिए बनी थी, और अब इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई काम नहीं, इसको बंद कर दीजिए। बट उस समय पे उनकी ये बात सुनने वाली थी नहीं, मतलब सुना नहीं लोगों ने। हालांकि वो एक ऐसे पर्सन थे जिनको अपने पर्सनल मोटिव से कोई लेना देना नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तक नहीं थे गांधी जी, गए तक नहीं वहां पे। बहुत बार इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया रिलीजियस वायलेंस को रोकने के लिए। जो आखिरी इनका फास्ट एंड टू डेथ था वो ये था 12 जनवरी 1948 को, जब ये 78 साल के थे। पाकिस्तान नया स्टेट बना था, नई कंट्री बनी थी, पाकिस्तान को पैसों की मदद की जरूरत थी और इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे महात्मा गांधी जी कि पाकिस्तान को जो पेंडिंग पैसे हैं वो दिए जाएं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ जो स्टैंड था महात्मा गांधी जी का, उनका तो ये मानना था कि भाई ये तो वही देश है जो हमारे अंदर से निकला है, इसके साथ कैसी दुश्मनी। ये स्टैंड पाकिस्तान की तरफ इंडिया में बहुत से राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं आया, और इनमें से एक पर्सन निकल के आएगा नाथूराम गोडसे, जो महात्मा जी को गोली मार देगा। 30 जनवरी 1948, एक बहुत ही काला दिन हमारी हिस्ट्री का। 3 गोलियां मारी गई सीने में महात्मा गांधी जी को और वो हमको छोड़ के चले गए 30 जनवरी 1948 को। अगर बात की जाए ग्लोबल रिकॉग्निशन की, तो 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने गांधी जी का जो बर्थडे है 2 अक्टूबर, इसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा। गांधी जी को टाइम मैगजीन ने 1930 में मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर में उन्होंने दिया LLD यानी डॉक्टर ऑफ लॉस 1937 में। और पर्सन ऑफ द सेंचुरी जब डिक्लेयर किया गया 1999 में, यानी 1900 से लेके 20वीं, यानी जो 20वीं शताब्दी थी, इसका जब पर्सन ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर किया गया तो गांधी जी और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में टक्कर थी। गांधी जी रनर अप थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन नंबर 1 पे आए। गांधी पीस प्राइज भी आपका ये गांधी जी के नाम पे ही है। 2011 में जो टाइम मैगजीन है उसने गांधी जी को टॉप 25 पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम माना। और गांधी जी की खास बात दोस्तों ये है कि इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। इनको 1937 से लेकर 1948 के टाइम पीरियड में 5 बार नॉमिनेट किया गया, बट इनको एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। और बाद में ये जो नोबेल कमेटी थी इसने पब्लिकली इस बात को रिग्रेट किया कि हमको बहुत दुख है
कि हम कभी नोबेल प्राइज गांधी जी को नहीं दे पाए। और यहाँ पे एक पर्सन है जियर लुंडस्टेड, ये सेक्रेटरी ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है 2006 में। इन्होंने बोला है कि भाई नोबेल कमेटी की जो सबसे बड़ी गलती है इसकी 106 साल की हिस्ट्री में वो ये है कि महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और इनका ये भी कहना है कि गांधी जी इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे कि उनका तो काम चल जाएगा नोबेल पीस प्राइज के बिना, बट ये जो नोबेल पीस प्राइज की क्रेडिबिलिटी है ये बिल्कुल नीचे गिर जाती जब इस बात सामने आती कि गांधी जी को ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, जो कि पीस के, शांति के तो सबसे बड़े एग्जाम्पल थे महात्मा गांधी। और नोबेल पीस प्राइज की कमेटी ने महात्मा गांधी जी को अवार्ड नहीं दिया, इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि उस समय पे कितनी पॉलिटिक्स चलती होगी इस नोबेल पीस प्राइज को देने में। और कहीं ना कहीं माना है, देखिए क्या बोला है इन्होंने कि Nobel committee publicly declared its regret for the omission and admitted to deeply divided nationalistic opinion denying the award। यानी जब गांधी जी को अवार्ड देने की बात करी जा रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसी वॉइसेस होंगी जो गांधी जी को अवार्ड देने से मना कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं एक बाइस्ड एटीट्यूड्स होता है इस तरीके की अवार्ड कमिटीज में भी। फिर 14th दलाई लामा को भी ये अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 1989 में। कहीं ना कहीं बोला गया कि दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी जी। 1995 की समर में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने इनको वेजिटेरियन हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये प्योर वेजिटेरियन थे, नॉन वेज नहीं खाते थे, जबरदस्त राइटर थे, खतरनाक पब्लिकेशंस लिखते थे। हिंद स्वराज ये गुजराती में पब्लिश करते थे 1909 में। दिस बिकेम द इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को एडिट किया गांधी जी ने, हरिजन को गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, इंडियन ओपिनियन को तब जब वो साउथ अफ्रीका में थे, यंग इंडिया को इंग्लिश में, नवजीवन को गुजराती में इंडिया में रिटर्न होने के बाद, नवजीवन को हिंदी में भी पब्लिश किया गया। और इंडिविजुअली जो फॉलोअर्स थे गांधी जी को, उनको गांधी जी लेटर भी लिखा करते थे। न्यूज़पेपर्स के लिए तो आर्टिस्ट पब्लिश करते ही थे, साथ साथ जो इनके फॉलोअर्स थे उनको रेगुलरली उनकी चिट्ठियों का जवाब देते थे गांधी जी, जितना हो सकता था। गांधी जी ने अपनी लाइफ के कामों से रिलेटेड कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आप कह सकते हो ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की। कुछ और ऐसी ऑटोबायोग्राफीज हैं जैसे कि सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये एक पॉलिटिकल पैम्पलेट थी। तो इस तरह की बहुत सी किताबें लिखी हैं। और जो गांधी जी की कंप्लीट वर्क्स हैं उसको इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है बाय द नेम ऑफ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी इन 1960s। अगर आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात करिए तो गांधी जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया, पॉलिटिकल मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। यूनाइटेड स्टेट्स में आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेम्स लॉसन, जेम्स बेवल। आप अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम सुनो, आप ये जो स्लेवरी की प्रथा चली उसके चलते जो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था ना यूएसए में, उसके अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन के आए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी जी के लिए क्या बोला, क्राइस्ट गेव अस द गोल। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्राइस्ट गेव अस द गोल एंड महात्मा गांधी द टैक्टिक्स। यानी कि क्राइस्ट ने जो हमको गोल्स दिए उन गोल को पाने के लिए टैक्टिक्स किसने दिए, महात्मा गांधी जी ने। इनको लिटिल ब्राउन सेंट बोला मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने बाद में, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय इन्होंने जेल में डाला, ये भी गांधी जी से कह सकते हैं इंस्पायर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट आपके इंस्पायर थे महात्मा गांधी जी से। स्टीव बिको महात्मा गांधी जी से इंस्पायर थे। ओंग सू की महात्मा गांधी जी से इंस्पायर थे। यूरोप में रोमन रोलैंड ये पहले थे जिन्होंने गांधी जी को डिस्कस किया 1924 की किताब में। ब्राजीलियन एनार्किस्ट और फेमिनिस्ट मारिया लेसर्डा डी मोरा ने भी गांधी जी के बारे में अपनी किताबों में लिख रखा है। 1931 में देखिए जो नोटेबल यूरोपियन फिजिसिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने लेटर लिखे गांधी जी को, और ऑब्वियस सी बात है गांधी जी ने इनको जवाब भी दिया। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए गांधी जी एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों ये चीजें बताई हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किस तरीके का मिला है गांधी जी को। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने जो देश को किया है ये दुनिया को नजर नहीं आया, देश को तो नजर आया ही आया, दुनिया को भी नजर आया। और किस तरीके से इनको रिकॉग्निशन मिला ये मैंने आपको बताया है। जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का रोल था वो तो मैं आपको स्पेक्ट्रम में और बाकी जगहों पर बता ही रहा हूँ। ये कुछ मेमोरियल्स हैं जो गांधी जी के नाम पे हैं, मतलब जो गांधी जी को डेडिकेटेड है इंडिया में।
3 टेम्पल्स डेडिकेटेड है गांधी जी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 टेम्पल से एक टेम्पल आपका लोकेटेड है आप संबलपुर इन उड़ीसा में, दूसरा निदाघट्टा विलेज नियर कदूर इन चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड थर्ड वन चितवल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नालागोंडा तेलंगाना। तो आज 2 अक्टूबर है, हमारा फर्ज बनता है कि हम गांधी जी को याद करें, फादर ऑफ अवर नेशन, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।